नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया गाजियाबाद में शहीद मेजर मोहित शर्मा की प्रतिमा का अनावरण। कहा, युवाओं को सैनिकों की शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए। 12 साल पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा को हो चुकी मां को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। युग करवट से की विशेष बातचीत। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लगाया पूर्व पदाधिकारियों पर गबन का आरोप। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने से हड़कंप, संक्रमित लोगों की संख्या में 50,000 का इजाफा। और अजान के बाद अब बुर्के को लेकर राजनीति शुरू। योगी के मंत्री ने उठाई प्रतिबंध की मांग तो सपा सांसद ने दिया करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। 21 मार्च 2009 को दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जवान देश की खातिर अपनी जान देते हैं, युवा पीढ़ी को उनकी शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को गाजियाबाद में शहीद मेजर मोहित शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा राजेंद्र नगर करण गेट चौकी के पास गोल चक्कर में लगाई गई है। इस मौके पर पूर्व थल सेना अध्यक्ष और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह और शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिजन उपस्थित थे। 21 मार्च 2019 को दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद मेजर मोहित शर्मा के बलिदान को याद किया। और कोई भी हमारा सेना का जवान देश की सुरक्षा के लिए क्यों अपनी शहादत देता है, क्यों अपना बलिदान देता है, कौन सी वह भावना है जिसे बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत स्वाभिमान भी होता है, पारिवारिक और सामाजिक स्वाभिमान भी होता है, और राष्ट्रीय स्वाभिमान भी होता है। व्यक्तिगत स्वाभिमान, यदि कोई भी व्यक्ति हमें अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करता है या अपशब्दों का प्रयोग करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे तू मैं करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद नासूर बन गया है। कई सदियों से भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहा है। आजादी के बाद भारत अभी तक 4 युद्ध लड़ चुका है, लेकिन इन 4 युद्धों में जितनी संख्या में सैनिकों को हमने खोया है उससे ज्यादा संख्या में सैनिकों को हमने आतंकवाद में खोया है। वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह भावना होती है जब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत यदि अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता अथवा सुरक्षा पर आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है तो उस समय जो भाव मन के अंदर पैदा होता है वह राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव पैदा होता है। चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, बहुत सारे जिन लोगों के कारण भारत को आजादी मिली। आजाद की तो उम्र 26 वर्ष की थी जब इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर की अंतिम गोली शेष बची थी तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में ही दाग लेने का काम किया था। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात। कार्यक्रम को जनरल वीके सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन गाजियाबाद के लिए गौरव का दिन है। शहीद मेजर की प्रतिमा का अनावरण खुद रक्षा मंत्री कर रहे हैं। मुझे अभी तक उसकी वो छवि हमेशा याद रहती है। हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। कोई भी काम दो, चाहे कितना भी कठिन हो, उसका एक ही वाक्य होता था, सर ये हो जाएगा।
कभी किसी चीज के लिए मना नहीं, सेना के अंदर रहते हुए कभी ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या खतरा आएगा। हमेशा ये सोचा कि उसकी टुकड़ी, उसके साथी जो उसके साथ चल रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए। और जब उनके गोली लगी जिसके कारण वो हमारे बीच में नहीं रहे, अमर हो गए, उस समय भी आखिरी वाक्य यही था कि देखो फला जगह पर है, वो बचना नहीं चाहिए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद मेजर मोहित शर्मा की माताजी, पिताजी और दादाजी को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिजनों के साथ फोटो भी खिंचवाई। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 12 साल पहले अपने होनहार बेटे को खो चुकी एक मां के दिल में क्या बीतती होगी जब उनके बेटे की प्रतिमा का अनावरण खुद रक्षा मंत्री करे। शहीद मेजर मोहित शर्मा की मां सुशीला शर्मा को आज भी वो दिन याद है जब मेजर छुट्टी के दौरान अपने घर में आते थे। शहीद मेजर की मां से युग करवट ने की विशेष बातचीत। आज से 12 साल पहले यानी 21 मार्च 2019 को दक्षिण कश्मीर में एक मकान में आतंकियों के छिपने की जानकारी सेना को मिली थी। सेना के मेजर मोहित शर्मा ने वक्त गवाए बिना अपनी टुकड़ी के साथ आतंकियों के छिपने के ठिकाने पर धावा बोल दिया। मोहित शर्मा ने 4 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी टुकड़ी से कहा कि एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। घायल मेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने वीर गति प्राप्त की। शहीद मेजर गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके के रहने वाले थे। 12 साल बाद उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई। इस मौके पर उनकी मां की क्या भावना रही होगी, आइए देखते हैं इस इंटरव्यू में। हमारे साथ है शहीद मेजर मोहित शर्मा की माता जी। आइए जानते हैं माता जी, आज रक्षा मंत्री जी ने मेजर मोहित शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया, तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? महसूस हुआ कि ये लगा कि कोई तो ऐसा देश का नेता है जिसने शहीदों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और एक मिनट में ही उन्होंने हमारे इसको अनावरण करने को कर लिया, स्वीकार कर लिया। आपके बेटे शहीद मोहित शर्मा के जब आप शहादत को याद करते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको आर्मी में जाने के लिए कैसे प्रेरणा? लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कहीं पर मतलब स्कूलों में भी करते हैं, देश के प्रति अपनी बेटी के जो है जन्मदिन पे भी करते हैं, उसकी शहादत के दिन भी करते हैं और उनको बताते हैं कि जाना तो सभी आदमी को है देखकर एक दिन, लेकिन जो अच्छी जिंदगी जी कर जाता है, इससे अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं होती जो देश के लिए अपना प्राण देता है और उसका नाम दुनिया याद रखती है। सड़क पर रोज पर जाते लोग कौन पूछता है? और जो इस चौक का नाम मोहित शर्मा मूर्ति लगाई गई, इस पर क्या कौन रखी है? ये है कि जो भी लोग देखेगा उसको पता चलेगा कि हाँ भाई कोई ऐसा बच्चा है, हुआ है हमारे इस इलाके में, जिसने देश के लिए अपने जो है प्राण न्यौछावर किए हैं और उसने देश की रक्षा करते हुए अपने देश की जो है स्वतंत्रता को कायम रखा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों ने पूर्व में भंग हो चुकी समिति के प्रमुख पदाधिकारियों पर गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व पदाधिकारियों द्वारा समिति में 5 करोड़ रुपए का गबन किया गया था, जिसके बाद समिति को ही भंग कर दिया गया। इसके बाद नई समिति का गठन दवा व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए रखा गया है। इस दौरान गाजियाबाद इकाई के पदाधिकारियों का भी ऐलान किया गया। दवा व्यापारियों की पूर्व कमेटी भंग हो जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा मान्यता प्राप्त नई कमेटी दवा विक्रेता समिति की गाजियाबाद इकाई के पदाधिकारियों का ऐलान किया गया। इस दौरान ओसीडी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने दवा व्यापारियों की पूर्व समिति के पदाधिकारी सुरेश गुप्ता और राजीव त्यागी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने 2017 के चुनाव के दौरान अखिल भारतीय संस्था के पैसे का गबन किया, जो करीब 5 करोड़ का था। जब ये लोग चुनाव हार गए तो वर्तमान समिति ने इनसे खर्च मांगा, जिसे यह लोग नहीं दे पाए। जब धनराशि का ऑडिट कराया गया तो वह 5 करोड़ का निकला। इसकी वजह से पूर्व समिति की मान्यता ही भंग कर दी गई। चाहा है उनके ऊपर लगभग 5 करोड़ के गबन का आरोप है और
10 जनवरी 2020 को बनारस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि बाकायदे प्रेस नोट जारी किया गया था और उनके द्वारा जो पूरे 2009 से 2018 तक का उनसे लेखा जोखा मांगा गया था वो देने में असफल रहे और उत्तर प्रदेश संस्था CDF यूपी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम ने उनसे हिसाब मांगा था और 12 जनवरी 2020 को बनारस के रवाडा पैलेस में उन्होंने हिसाब देने में असफल रहे और केवल घड़ियाली आंसू बहा के उन्होंने सदन को गुमराह किया। इस बात से पूरी हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD जो हमारी अपेक्स बॉडी है उसका सामूहिक निर्णय था और हिंदुस्तान के 31 राज्यों में से 29 राज्यों ने एक सामूहिक निर्णय लिया था जिसमें एक राज्य अरुणाचल प्रदेश अनुपस्थित था और उत्तर प्रदेश स्वयं डिफंग एक राज्य था। OCD यूपी के प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने कहा कि गबन के कारण ही दोनों पदाधिकारियों को हटाया गया था। पूर्व में संस्था में रहकर कितने पैसों का गबन किया है उसकी भी जांच की जा रही है। सुधीर अग्रवाल ने कहा कि नवगठित समिति द्वारा दवा व्यापारियों की समस्या के साथ ही सबसे प्रमुख समस्या ऑनलाइन पोर्टल व ई-फार्मेसी के मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाएगा। दवा विक्रेता समिति का गठन किया गया है और आज नए पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। प्रमुख रूप से जो दवा व्यापार में आजकल जो परेशानी ऑनलाइन व्यापार से हो रहा है उसके विरोध में आज ये हम आपके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत ऑनलाइन की जो ट्रेडिंग है उसका ई-फार्मेसी का जो विरोध हम कर रहे हैं और दूसरी FDA का जो पोर्टल है पोर्टल के विरोध में भी आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जो पोर्टल इस्तेमाल किया जा रहा है FDA द्वारा वो बहुत जटिल है। इससे हमारे केमिस्टों को बहुत सी परेशानी आ रही है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। इस दौरान गाजियाबाद की समिति के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, महामंत्री प्रदीप राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र चौधरी, चेयरमैन मोहित कुमार गोयल, जनसंपर्क अधिकारी रवि बैसला, संरक्षक योगेश अग्रवाल, DP राणा, राजकुमार चौधरी, दीपक अग्रवाल, उपाध्यक्ष अरुण चंदेल, अनुज शर्मा, संगठन मंत्री जयदीप गुप्ता, मंत्री साहिल अरोड़ा, जसकरण मक्कड़, अशोक सिंघल, शशि शर्मा, मीडिया प्रभारी अरविंद गोयल व योगेश अग्रवाल को बनाया गया है। सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस भयावह स्थिति में पहुंच रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में 50,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, जिसमें सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट मिल गए हैं। देश में कोरोना के 3 नए वेरिएंट मिले हैं, जो कि कोरोना का UK वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट है, जिसमें सबसे अधिक नए वेरिएंट पंजाब राज्य में मिले हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का संकट बढ़ गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां नए मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। करीब 5 महीने बाद देश में 50,000 कोरोना केस का आंकड़ा पार हुआ है, जो डराने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में देश में 53,476 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 26,490 लोग वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं। इन्हीं आंकड़ों के साथ देश में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,17,87,534 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 3,95,192 हो गई है। अब तक देश में वायरस से 1,60,692 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 5,31,45,709 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट मिल गए हैं। कुछ राज्यों में इसके मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। देश में कोरोना के 3 नए वेरिएंट मिले हैं, जो कि कोरोना का UK वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। पंजाब में UK वेरिएंट के सबसे अधिक 336 केस मिले हैं, जबकि तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में भी UK वेरिएंट मिले हैं। दिल्ली, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट के केस मिले हैं।
महाराष्ट्र में ब्राजीलियन वेरिएंट का केस मिला है। देश में सबसे अधिक भयावह स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिनों में 31,000 से अधिक कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या भी इस राज्य में 2.5 लाख हो गई है, जो पूरे देश के आंकड़ों के आधे से अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली भी फिर से कोरोना की चपेट में आती दिख रही है। बीते दिन दिल्ली में 1200 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी जनवरी के बाद पहली बार 700 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में भी कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। 3 तलाक और अजान के बाद अब बुर्के को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। योगी सरकार के एक मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार बताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने मंत्री को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं, इसलिए आम महिलाएं भी बुर्का पहनने लगी हैं। 3 तलाक और अजान के बाद अब बुर्के को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने बुर्के पर पाबंदी की मांग की है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय। वहीं शुक्ला की मांग का समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यह लोग धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करते हैं, जबकि आज की तारीख में तो लोग बुर्का नहीं भी पहनते तो वह लोग भी पहनने लगे हैं, क्योंकि छेड़खानी और महिलाओं के खिलाफ घटनाएं बढ़ रही हैं। बुर्का पूरी दुनिया में मुसलमान लोग पहना करते हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे हिंदू भाई भी आज राजस्थान में भी घूंघट करते हैं, एक लेडीज़ को बचाते हैं। और ये माहौल जिस तरह का आजकल दुनिया में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ हमारी बहन बेटियाँ सेफ नहीं हैं, तो बहुत सी बहन बेटियाँ बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, अपनी सेफ्टी करती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमें कानून ने मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी है, हर मज़हब के मानने वालों को इजाज़त दी है कि वो अपने मज़हब के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसे प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ये कानून का भी उल्लंघन है और सिर्फ इसका मकसद हमारी सोसाइटी को बांटना है, वोट का पोलराइज करना है। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें और ज़्यादा नहीं की जा सकती। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की VC ने DM को पत्र लिखकर अजान का विरोध किया था। VC का कहना है कि अजान की वजह से उनकी नींद खराब होती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, इस तरह के बयान आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर।